हेलो स्टूडेंट, मैं दीक्षा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फरवरी 2023 के करंट अफेयर को, जो विजन आईएएस की मंथली मैगजीन पर आधारित है, जिसमें अभी तक हमने इसका पहला टॉपिक राज्य व्यवस्था से संबंधित कंप्लीट कर लिया है। यह हमारा दूसरा टॉपिक रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में, कि किस देश के भारत से क्या संबंध रहे और क्या अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं फरवरी माह में हुई, उन सब के बारे में विस्तृत परिचर्चा करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और इस क्लास के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक आता है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना, इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए तो देखते हैं कि सुर्खियों में क्यों रहा है और क्यों इसका मुद्दा उठा है और यह संरचना कैसी है, इसके क्या अर्थ है, क्या इसका महत्व है, इन सब के बारे में विस्तृत पढ़ते हैं। देखते हैं कि हाल ही में भारत की अध्यक्षता पहली बार G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूती करने का आह्वान किया है। तो क्या किया गया है कि भारत की अध्यक्षता में पहली बार G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की बैठक संपन्न हुई है। मतलब जो G20 के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक हुई, और इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने G20 से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करने का आह्वान किया। तो किसने कहा? अंतर्राष्ट्रीय IMF के द्वारा कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना को मजबूत करना चाहिए, और इसकी अध्यक्षता पहली बार भारत ने की है। अब पढ़ते हैं वित्तीय संरचना के अर्थ, उद्देश्य एवं इनके चरण के बारे में, कि ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्या अर्थ होता है, इसका क्या तात्पर्य है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि IFA का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक गवर्नेंस व्यवस्थाओं से होता है। IFA का तात्पर्य इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर का तात्पर्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक गवर्नेंस व्यवस्थाओं से होता है। ये व्यवस्थाएं वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों के प्रभावी कामकाज की सुरक्षा पर केंद्रित होती हैं। ये व्यवस्थाएं कैसी होती हैं? ये वैश्विक मौद्रिक और वित्तीय प्रणालियों की प्रभावी कामकाज पर निर्भर करती हैं। इसके अंतर्गत जैसे ऋणदाता देश कौन से? इसके अंतर्गत जो ऋणदाता देश हैं, जो अपनी वित्तीय प्रबंधन एवं गवर्नेंस में अपनी भूमिका निभाते हैं, इसमें आते हैं G7 और G20 के अंतर्राष्ट्रीय समूह और देश शामिल हैं। तो कौन से देश आते हैं ऋणदाता? G7 और G20 देशों जैसे अंतर्राष्ट्रीय समूह के देश शामिल होते हैं, और अन्य देश भी शामिल हैं। IMF में क्या इसकी भूमिका है? IMF ये भुगतान संतुलन की वास्तविक तथा संभावित समस्याओं का सामना करने वाले सदस्य देशों को ऋण प्रदान करता है। मतलब यह जब आपातकालीन ऋण होता है तो इसको IMF के द्वारा प्रदान किया जाता है इसके सदस्य देशों को। यह समृद्धि एवं वित्तीय स्थिरता के जोखिम की पहचान करने और नीतियों की सिफारिश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली तथा वैश्विक आर्थिक विकास की निगरानी करता है। यह क्षमता के विकास के लिए सरकारों को तकनीकी सहायता तथा प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो इसके एफिशिएंसी को विकसित करने के लिए यह क्या करता है? तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करता है। कौन? IMF। और विश्व बैंक के द्वारा क्या किया जाता है? यह विकास के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह भी वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, और ये विकास के लिए कौन सी तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण साथ में प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन या व्यापार के नियमों की वैश्विक प्रणाली को संचालित करता है, साथ ही विकासशील देशों की व्यापार संबंधी क्षमता को बनाने में मदद करता है। यह व्यापार संबंधी क्षमता को बनाने में मदद करता है। फिर आता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। यह मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता में केंद्रीय बैंकों की सहायता प्रदान करता है, और इसके लिए केंद्रीय बैंकों के लिए एक बैंक के रूप में कार्य भी करता है। मतलब एक तो ये केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, तथा यह मौद्रिक एवं वित्तीय स्थिरता में केंद्रीय बैंकों को सहायता प्रदान करता है। कौन? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। फिर आता है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। जो होता है यह आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देता है तथा वैश्विक मानकों को विकसित करता है, और यह नीतिगत सहायता प्रदान करता है। मतलब यह नीतिगत सहायता भी प्रदान करता है और वैश्विक मानकों को भी विकसित करता है। अब पढ़ते हैं IFA के उद्देश्य के बारे में। इसके क्या ऑब्जेक्ट हैं? IFA का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हुए आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना है। तो इसका मेन टारगेट क्या है? आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना।
इस उद्देश्य के तहत कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला आता है कि संकट की संभावना को कम करना, दूसरा आता है संकट के प्रभावी होने से उसकी गंभीरता को कम करना, तीसरा आता है वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने से बचाना है। तो कौन कौन से हैं? संकट की संभावना को कम करना, दूसरा संकट के प्रभावी होने के पहले उसकी गंभीरता को कम करना, और तीसरा वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित होने से बचाना है। वर्तमान आईएफए कई चरणों से होकर गुजरता है और इसके बाद अस्तित्व में आया है। पहला चरण 1870 के दशक में स्वर्ण मान की स्थापना से शुरू होता है। तो इसका जो पहला चरण होता है वह स्वर्ण मान की स्थापना से शुरू होता है और इसको विभिन्न चरणों से होकर यह गुजरता है। तो इसके चरण देख लेते हैं कि कौन कौन से चरण हैं। इसके टोटल 6 चरण दिखाए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला चरण आता है। उस चरण में कहा गया है कि यह स्वर्ण मान की शुरुआत करता है। स्वर्ण मान मतलब विनिमय के माध्यम के रूप में और स्टोर ऑफ वैल्यू या मूल्य संचयन के रूप में यह इसकी शुरुआत करता है। जो दूसरा चरण होता है वह बेगर दाय नेबर नीति। बेगर दाय नेबर नीति प्रथम विश्व युद्ध के बाद देशों द्वारा कॉम्पिटिटिव डिवैल्यूशन या प्रतिस्पर्धी अवमूल्यन से व्यापार से में गिरावट, बेरोजगारी में वृद्धि आदि घटनाएं हुई। इसके परिणाम स्वरूप 1931 में स्वर्ण मान का त्याग कर बेगर दाय नेबर नीति को अपनाया गया। अब आते हैं तृतीय चरण के अंतर्गत। इसे 1944 में ब्रिटेन वुड्स प्रणाली ने सभी राष्ट्रीय मुद्राओं को अमेरिकी डॉलर से संबद्ध किया। दूसरी ओर डॉलर भी स्वर्ण से संबद्ध हो गया। ब्रिटेन वुड्स प्रणाली में निम्नलिखित को भी संभव बनाया, जैसे पूंजी नियंत्रण, आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का उद्भव। यह तीसरे चरण के अंतर्गत है। चौथे चरण के अंतर्गत 1971 में अमेरिकी डॉलर और स्वर्ण के बीच की कड़ी को तोड़ दिया। इसके अतिरिक्त अमेरिका ने एक रूप से परिवर्तनीयता समाप्त कर दी तथा आईएमएफ के सदस्य अपनी मुद्रा को स्वर्ण से संबद्ध करने के अलावा किसी भी प्रकार की विनिमय व्यवस्था का चयन करने के लिए स्वतंत्र हो गए। उदाहरण के लिए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मुद्राओं की फ्लोटिंग होने लगी। तो क्या होना बन लगा कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मुद्राओं की फ्लोटिंग होने लगी। अब आता है इसका फिफ्थ चरण के अंतर्गत 1979 में विकासशील देशों के बार बार वित्तीय संकट उत्पन्न होने लगे थे। उदाहरण के लिए 1980 का दशक पेट्रो डॉलर और यूरो डॉलर ऋणों के कारण मैक्सिको, अर्जेंटीना आदि देशों में ऋण संकट। 1990 के दशक में विनिमय दर तंत्र जैसे मैक्सिको या पेशो संकट, एशियाई वित्तीय संकट इत्यादि आते हैं। अब आता है फिफ्थ चरण, जो इसका 6 चरण है, जो अंतिम चरण भी है। वैश्विक वित्तीय संकट 2007 के यूएस सब प्राइम क्राइसिस से शुरू हुआ था। जो इसका 6वां चरण है वह यूएस सब प्राइम क्राइसिस से शुरू हुआ था, जो 2007 में हुई थी। वर्ष 2008 तक यह वैश्विक हो गया था। इसके निम्नलिखित प्रभावित हुए थे, जैसे अमेरिका और यूरोप के ऐसे क्षेत्र जो संकट के स्रोत थे, और विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाएं जो या तो अल्पकालिक पूंजी अंतर्वाह या अमेरिका व यूरोपीय बाजारों पर निर्यात पर निर्भर थी, इसके संदर्भ में रहे। और यह निम्न और मध्यम आय वाले वर्तमान संप्रभुता ऋण सुभेद्यता आईएफए का एक और चरण हो सकती है। इसलिए आईएफए को मजबूत करने के लिए वैश्विक सहयोग जरूरी है। मतलब जो ये 6 चरण हैं, उसके अलावा निम्न और मध्यम आय वाले देशों की वर्तमान संप्रभुता ऋण सुभेद्यता के लिए एक और चरण हो सकता है, और जो वैश्विक सहयोग के लिए जरूरी है। जैसे संप्रभु ऋण सुभेद्यता और ऋण स्थिरता के संदर्भ में, संप्रभु ऋण सुभेद्यता वह जोखिमपूर्ण स्थिति होती है जब देश में ऋण चुकाने की क्षमता नहीं रह जाती और वहां तरलता की शर्तों का उल्लंघन होता है तथा वह आर्थिक रूप से संकटग्रस्त हो जाता है। और प्रत्येक देश की ऋण सुभेद्यताओं की अलग अलग सीमा होती है, कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे वर्तमान ऋण, आर्थिक नीतियां, शासन की दक्षता, ऋण की शर्तें इत्यादि होती हैं। यदि ऋण निर्धारित शर्तों को पूरा करता है तो उसे संधारणीय माना जाता है। ऋण निर्धारित शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली तो ये है कि देश के किसी भी मजबूत नीतिगत समायोजन के बिना भविष्य के भुगतान करने की क्षमता रखता हो, और दूसरी देश को डिफॉल्ट करने तथा ऋण शर्तों को फिर से वार्ता करने की आवश्यकता ना पड़े। यह ऋण की शर्तें हैं। वर्तमान ऋण संधारणीयता और इसके प्रभाव के लिए उत्तरदायी कारण क्या क्या है? इसके अंतर्गत पहला कारण आता है कि देशों का उच्च ऋण जोखिम, जो विशेष रूप से निम्न और मध्य आय वाले देश हैं। इसमें ऋण संप्रभु सुभेद्यता की स्थिति पैदा होती है। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2023 के अनुसार 15% निम्न आय वाले देश ऋण संकट में हो, और इसके अतिरिक्त 45% उच्च जोखिम की स्थिति में हो, और 25% उभरती अर्थव्यवस्थाओं के उच्च जोखिम में है।
2030 में वैश्विक समृद्धि में सुस्ती आना, इससे बहुत से देशों में कई लोगों के जीवन यापन करने और संघर्ष करना पड़ता है। कोविड-19 महामारी का फिर से उभरना तथा उच्च मुद्रास्फीति, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण विशेष रूप से खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप आजीविका लागत का संकट पैदा हो गया तथा यह 2022 में वैश्विक मुद्रास्फीति 8.8% थी और वह 3.5% पूर्व महामारी में काफी स्तर ऊपर रही है, जो 2017 से 2019 के अंतर्गत। केंद्रीय बैंक दरों में वृद्धि होने के संदर्भ में इसके कारण वित्तीय शर्तों को कठोर बना दिया गया। यह समस्या विकासशील और निम्न आय वाले देशों से अधिक होती है। इसका कारण यह है कि इन देशों में राष्ट्रीय पॉलिसी स्पेस समिति या विकास संबंधी समस्याएं अधिक होती हैं। पॉलिसी स्पेस क्या होता है? पॉलिसी स्पेस वह होता है जो कानूनी नीति निर्माण और संबंधी संप्रभुता और वास्तविक राष्ट्रीय नीति निर्माण संबंधी स्वायत्तता का संयोजन होता है। वर्तमान आईएफए में क्या कमियां हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। वर्तमान में कोविड-19 महामारी के बाद से वर्तमान संप्रभु ऋण सुविधा का निपटान करने के लिए कई पहलें शुरू की गई हैं, लेकिन उसकी सीमित सफलता आईएफए की कुछ मौजूदा कमियों को उजागर करती है। जैसे मतलब इस जो कोविड-19 महामारी के बाद से इसमें निपटान के लिए कई पहले तो स्टार्ट की गई, लेकिन वर्तमान में कुछ कमियों को वो उजागर करती है। वह कौन कौन सी कमियां हैं? उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि विनियामक या पर्यवेक्षी कमियों विद्यमान होती हैं। कमियां वैश्विक मौद्रिक तथा वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए आईएफए की सफलता को सीमित करती हैं। इसका अर्थ है कि आईएफए संकट को फिर से उभरने के लिए रोकने के लिए सीमित रूप से सफल हो पाता है। फिर आता है एक व्यापक और विश्वसनीय प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली का अभाव होता है। वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट और ऋण संरचना संबंधी समस्याएं विद्यमान रहती हैं। जैसे उदाहरण के लिए बहुपक्षीय संस्थानों में वित्तीय सहायता मिलने से देरी होती है, साथ ही सहायता पर्याप्त भी होती है। इसका कारण द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तरों पर अनावश्यक रूप से गहन वार्ताओं या समझौतों का होना। जैसे उदाहरण के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान को गंभीर आर्थिक तनाव के बावजूद भी आईएमएफ से बेल आउट पैकेज नहीं मिला। तो इसके संदर्भ में प्रभावी ऋण समाधान तंत्र का अभाव का होना। इसका कारण है कि संकटों के समाधान में निजी उधारदाताओं को शामिल करने के लिए एक प्रभावी तंत्र की अनुपस्थिति है। जैसे उदाहरण के लिए केवल एक निजी लेनदार ने ऋण सेवा निलंबन पहल में भाग लिया था। जैसे एक निजी लेनदार ने ऋण सेवा निलंबन पहल में भाग लिया था। बहुपक्षीय ऋणदाता संस्थानों द्वारा वन साइज फिट ऑल नीतिगत सिफारिशों और शर्तों का उपयोग किया जाता है और कई उभरते बाजारों तथा विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कमजोर संस्थानों तथा अस्थिरता के कारण समस्या बढ़ जाती है। जो ऋण संप्रभु ऋण सुविधा के समाधान के लिए जो पहले स्टार्ट की है उसके अंतर्गत पहली पहल आती है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा महामारी की शुरुआत के बाद से 94 देशों के लिए $272 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी गई है। इसमें 57 देश निम्न आय वाले थे और इसे वैश्विक खाद्य संकट से निपटने के लिए फूड शॉक विंडो भी लॉन्च किया गया था। तो इसके लिए क्या लॉन्च किया गया था? फूड शॉक विंडो को लॉन्च किया गया था। और G7 देशों द्वारा इसने निम्न और मध्यम आय वाले देशों की अवसंरचना संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की घोषणा की थी। फिर आता है विश्व बैंक के द्वारा कोविड-19 के दौरान आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों से निपटने के लिए देशों को $157 बिलियन से अधिक राशि उपलब्ध कराई है। और G20 देशों ने मई 2020 में डेब्ट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव की स्थापना की थी और यह पेरिस क्लब देशों के साथ मिलकर कॉमन फ्रेमवर्क फॉर डेब्ट ट्रीटमेंट बियॉन्ड द DSSI तैयार किया गया था। मतलब डेब्ट सर्विस सस्पेंसिव इनिशिएटिव को तैयार किया गया था। तो यह IMF के द्वारा, G7 के द्वारा और विश्व बैंक के द्वारा G20 देशों के द्वारा की गई, इसके समाधान के लिए की गई कुछ पहले स्टार्ट हुई थी। जैसे अतीत के लिए कुछ इसमें आर्थिक संकट से चिन्हित कमियां हैं। जैसे विनिमय दर तंत्र संकट में एशियाई वित्तीय संकट जो 1997 में हुआ तथा वैश्विक वित्तीय संकट रहा। जैसे विनिमय दर तंत्र संकट जब आया था तो इसने संकट को तेज करने की सट्टेबाजों की क्षमता को उजागर किया था। इसके अलावा इसने अस्थिर पूंजी प्रवाह के मुद्रा के प्रचलन को रोकने में विदेशी मुद्रा भंडार की सीमाओं को
प्रकट किया था। और एशियाई वित्तीय संकट जो 1997 में आया था, वह इस बात पर प्रकाश डाला गया था उस टाइम कि वित्तीय संकट संक्रामक होते हैं। साथ ही यह भी प्रकट किया था कि IMF निवारक संबंधी आवश्यकताओं, निगरानी प्रणाली और संकट समाधान उपायों के संबंध में कमजोर है। फिर आया था विश्व वित्तीय संकट। यह वित्तीय संकट वित्तीय अविनिमय से संबंधित खामियों, विनिमय दर में उतार चढ़ाव का प्रबंधन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की अनुपस्थिति आदि को उजागर किया गया था। अब भविष्य के लिए क्या देखते हैं? भविष्य के लिए क्या होना चाहिए इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में? जैसे एक मजबूत प्रभावी वैश्विक वित्तीय सुरक्षा नेट बनाना चाहिए, और इसके केंद्र में एक मजबूत कोटा आधारित पर्याप्त रूप से संसाधन युक्त IMF होना चाहिए। IMF की दीर्घकालिक लचीलेपन का निर्माण करना चाहिए और इससे सतत पूंजी प्रवाह को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय मुद्रा पूंजी बाजार का विकास करना शामिल होगा। अत्यधिक ऋणग्रस्त और सुविध निम्न मध्यम आय वाले देशों को शामिल करने के लिए कॉमन फ्रेमवर्क की पात्रता संबंधी आवश्यकताओं का विस्तार करना चाहिए, और बहुपक्षीय बैंकों के ऋण संसाधन, ज्ञान आधारित समर्थन आदि में वृद्धि करनी चाहिए। ऐसा विकास संबंधी वित्त पोषण में उनकी भागीदारी के आधार पर किया जाना चाहिए। संकट के जोखिम को कम करने के लिए एक पारदर्शी एवं स्थिर वैश्विक वित्तीय प्रणाली होनी चाहिए तथा वर्तमान संकट के कारणों की निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और गहन विश्लेषण करना चाहिए। संकट की स्थिति को संप्रभु और देनदार उधारदाताओं के रूप में साझा करना चाहिए तथा वित्तीय जोखिमों का शीघ्र पता लगाने के लिए संकटग्रस्त ऋणों के सक्रिय प्रबंधन के लिए IMF की निगरानी आवश्यक होती है। ग्लोबल साउथ के रूप में भारत की भूमिका, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर ठोस मैक्रो इकोनॉमिक नीति निर्माण का प्रोत्साहन करना, दिवाला कॉरपोरेट गवर्नेंस, लेखांकन, लेखा परीक्षा आदि मामले में संस्थागत बाजार के जरिए विवेकपूर्ण वित्तीय विनिमय तथा पर्यवेक्षण पर बल देना, और आर्थिक संकट को मामले में पर्याप्त भंडार सुनिश्चित करने के लिए एक कर के आधार पर व्यापक बनाने के लिए सहायता करना तथा इसमें संकट को रोकने के लिए प्रबंधन समाधान के लिए एक प्रभावी और शक्तिशाली तथा व्यवस्थित विनियामक की दिशा की ओर कार्य करना है। यह भारत के भूमिका ग्लोबल साउथ के प्रतिनिधि के रूप में जब भारत ने की यह भूमिका रही है। अब पढ़ते हैं आपदा राहत कूटनीति के बारे में। आपदा राहत कूटनीति सुर्खियों में क्यों रही है? भारत में भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया में जीवन रक्षक, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए ऑपरेशन दोस्त को शुरू किया गया। तो ऑपरेशन दोस्त किसके लिए शुरू किया गया है? जो भारत ने भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया के लिए जीवन रक्षक, मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया था। अन्य संबंधित तथ्य में आता है कि इन देशों की शुरुआत 7.8 मैग्नीट्यूड का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसके बाद दर्जनों भूकंप के झटके भी महसूस किए गए थे। ये जिस क्षेत्र में भूकंप आया वह अनातोलिया टेक्टोनिक ब्लॉक नामक एक भूकंपीय भ्रंश संरचना के पास स्थित है। यह उत्तरी, मध्य और पूर्वी तुर्की से होकर जाता है। इस क्षेत्र में भूकंप का आना अफ्रीकन, यूरेशियन और अरेबियन प्लेटों के बीच विवर्तनीय क्रिया का परिणाम है। यह भूकंप ईस्ट एनातोलिया फोर्ट जॉन्स के निकट आया था और हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में आने वाले सबसे बड़े स्ट्राइक स्लिप भूकंप में से है। स्ट्राइक स्लिप भूकंप क्या होते हैं या भ्रंश क्या होती हैं? ये भ्रंश वे होती हैं जो भूपरपट्टी में लंबवत दरारें होती हैं और इसमें टेक्टोनिक ब्लॉक्स या विवर्तनीय की प्लेटों के लगभग क्षैतिज से संचलन होता है। इन भ्रंशों में दो प्लेटें समानांतर लेकिन एक दूसरे के विपरीत गति कर रही होती हैं इसके संदर्भ में। तो ये जो भूकंप की अवस्थिति है यह कहाँ आया था? यह ईस्ट अनातोलिया फोल्ट जोन के निकट आया था। तो ईस्ट अनातोलिया, जैसे अनातोलिया फॉल्ट है तो इसके ईस्ट अनातोलिया फॉल्ट में यहाँ पर 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था जो इसको पूरी तरह से प्रभावित किया हुआ था। अब पढ़ते हैं आपदा राहत कूटनीति के बारे में, इसका अर्थ और इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या क्या। आपदा राहत कूटनीति को HADR कूटनीति भी कहा जाता है। HADR कूटनीति भी कहा जाता है। यह प्राकृतिक आपदाओं तथा संघर्षों से प्रभावित अन्य देशों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए किसी देशों के प्रयासों को संदर्भित करता है। यह क्या करता है? यह प्राकृतिक आपदाओं या संघर्षों से प्रभावित अन्य देशों की सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिए किसी देश के प्रयासों को भी संदर्भित करता है।
इसमें किसी दुर्घटना या प्राकृतिक त्रासदी से अचानक पीड़ित जरूरतमंद देशों की सहायता करना शामिल होता है और इसमें अग्रलिखित प्रकार से सहायता की जाती है, जैसे विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करके या मानव संसाधनों की तैनाती करके। तो जहां पर दुर्घटना या प्राकृतिक त्रासदी से अचानक जरूरतमंद देशों को सहायता करने की पर्पज से इसके अंतर्गत कुछ सहायताएं की जाती हैं, जैसे विशेषज्ञता और संसाधनों को साझा करके, और दूसरी आती है मानव संसाधनों को तैनाती करके इसके सहायता की जाती है। फिर आते हैं HADR के रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए एक परिष्कृत कूटनीति साधन के रूप में उभर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए बोस्निया संकट के समय, जो बोस्निया संकट 1990 के दशक में आया था, उस समय केवल 16 सहायता प्राप्त सरकारों ने ही आधिकारिक तौर पर सहायता करने का वचन दिया था, जबकि हिंद महासागर की सुनामी के दौरान 92 देशों ने द्वारा सहायता देने का वचन दिया गया था। ओस्लो दिशा निर्देशों के बारे में पढ़ते हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत आपदा राहत में विदेशी सैन्य और नागरिक सुरक्षा परिसंपत्तियों के उपयोग के लिए दिशा निर्देशों को 1994 में जारी किया गया था। इन दिशा निर्देशों को 2006 में फिर से जारी किया गया और ये दिशा निर्देश संयुक्त राष्ट्र मानववादी एजेंसियों के लिए मानवीय सहायता के मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में निर्धारित किए गए हैं। यह मानवीय सहायता के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत आता है सबसे नंबर मानवता। मानवता सबसे सुविधावादी पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए कभी भी व्याप्त मानवीय कष्टों को निवारण करना है। फिर आता है निष्पक्षता के संदर्भ में, इसमें निर्जातीय, मूल, लिंग, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय आय, नस्ल या धर्म के आधार पर किसी भी के साथ बिना भेदभाव के मानवीय सहायता करना, राज्यों की संप्रभुता, इसके प्रति पूर्ण सम्मान होगा, तथा तटस्थता, किसी शत्रुता में शामिल हुए बिना राजनीतिक, धार्मिक तथा वैचारिक प्रकृति के विवादों से सम्मिलित हुए मानवीय सहायता प्रदान करना है। यह इसके मानवीय सहायता के मार्गदर्शक सिद्धांत के अंतर्गत आता है और यह ओस्लो दिशा निर्देश में दिया गया था, जिसे 1994 में जारी किया गया था और इसमें 2006 में इसमें जो संशोधन किए गए उसमें फिर से इस बात को मेंशन किया गया कि संयुक्त राष्ट्र मानववादी एजेंसियों ने कि मानवीय सहायता सिद्धांतों को निर्धारित करते हैं। जो फिर आता है भारत की राष्ट्रीय आपदा कूटनीति के बारे में, आपदा राहत कूटनीति के बारे में। भारत के मानवीय सहायता हस्तक्षेप इसकी संप्रभुता के तुरंत बाद शुरू हो गए थे। ये हस्तक्षेप भारत के सभ्यता, लोकाचार, वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों एवं उद्देश्यों द्वारा निर्देशित है। इसके योगदान में 2 लाख से अधिक भारतीयों में 1948 के बाद से गठित 71 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में से 49 अपनी सेवाएं दी हैं। इनमें कोरिया, कांगो आदि के मिशन भी शामिल है। इसमें आपदा राहत कार्य भी सम्मिलित होते हैं। इसमें क्या किया गया है भारत में? भारत के द्वारा मानवीय सहायता के हस्तक्षेप के इसकी स्वतंत्रता के तुरंत बाद शुरू हो गए थे और ये हस्तक्षेप जो है वह सभ्यतागत लोकाचार, वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों व उद्देश्यों द्वारा निर्देशित होते। इसके अंतर्गत योगदान जैसे 2 लाख से अधिक भारतीयों को 1948 के बाद से 71 संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में से 49 में अपनी सेवाएं दी हैं। इसमें कोरिया, कांगो आदि मिशन भी शामिल हैं और इसमें आपदा राहत कार्य भी सम्मिलित किए गए थे। अन्य आपदा राहत अभियान जैसे ऑपरेशन कैस्टर और ऑपरेशन रेनबो को 2004 में सुनामी प्रभावित क्रमशः मालदीव और श्रीलंका की मदद के लिए शुरू किया गया था। वर्तमान चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद क्वाड में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संयुक्त रणनीतिक मंच है। यह रणनीतिक मंच की उत्पत्ति के चिन्ह हिंद महासागर सुनामी 2004 की प्रतिक्रिया को मनाए गए तदर्थ सुनामी कोर में खोजे जा सकते हैं। अब आता है वैक्सीन मैत्री। वैक्सीन मैत्री के बारे में, वैक्सीन मैत्री भारत में निकटतम पड़ोसी देशों में शुरू की गई पहल थी। इस पहल के लिए भारत में कोविड-19 टीकों को लगभग 94 देशों में आपूर्ति की गई थी। भू राजनीतिक से रहित आपदा राहत में जैसे तुर्की को भारत के आंतरिक मामलों पर उसकी अवांछित टिप्पणियों के बावजूद भी सहायता प्रदान की गई थी और यह संघर्ष प्रवर्धन के लिए भारत में आम सहमति दृष्टिकोण को प्रकट करता है और यह दृष्टिकोण भारत की इस बात पर भी ध्यान केंद्रित करता है कि ऐसा क्या है जो भारत को अन्य देशों से अलग करने की बजाय उनको अन्य देशों से जोड़ सकता है। इसके संदर्भ में भारत की HADR पहल सीधे सरकार को सहायता प्रदान करने की नीति का अनुसरण करती है और इससे इसे गैर राजनीतिक रखने और देशों की संप्रभुता को सम्मान करने वाली बनाने में मदद करती है। यह पहल प्रभावित राष्ट्र या प्रदाता राष्ट्र के बीच द्विपक्षीय संवाद को सुगम बनाती है।
जैसे जो अभी ये आपदा राहत कूटनीति वहाँ चलाई गई है, उसके पहले भारत में जैसे एक तो ये जब 2004 में सुनामी आई हुई थी, उस टाइम पे मालदीव और श्रीलंका के देशों में मदद के लिए ये पहल शुरू की गई थी, ऑपरेशन कैस्टर और ऑपरेशन रेनबो। फिर आता है वैक्सीन मैत्री, जो अभी कोविड-19 के समय पे स्टार्ट हुई थी। और भू राजनीति में रहित आपदा राहत, जैसे जब तुर्की में आंतरिक मामलों में अवांछित टिप्पणियों के बावजूद भी इसमें मदद की थी, इसके संदर्भ में। अब पढ़ते हैं आपदा राहत कूटनीति के इम्पोर्टेंस के बारे में। इसकी वैश्विक मान्यता, शांति निर्माण, बेहतर क्षमताएं, प्रभाव का प्रदर्शन, सद्भावना अर्जित करना तथा इंटर कोऑपरेबिलिटी होता है। जैसे आपदा राहत कूटनीति का इम्पोर्टेंस वैश्विक मान्यता के अंतर्गत आता है कि इसमें राजनीतिक मतभेद होने के बावजूद भी मानववादी हितों की पूर्ति के लिए एक राष्ट्र द्वारा प्रदर्शित तत्परता होनी चाहिए। शांति निर्माण के संदर्भ में इसमें विरोध की स्थिति में सहयोग और संवाद के नए द्वार खोलने की क्षमता का प्रदर्शन। बेहतर क्षमताओं के अंतर्गत आता है इसमें आपदा रोहित जोखिम में कमी, क्षमता निर्माण और बेहतर संसाधन आवंटन के लिए एक रूपरेखा पर ध्यान केंद्रित करना। प्रभाव के प्रदर्शन के अंतर्गत यह प्रथम क्रियाकर्ता के रूप में किसी राष्ट्र का प्रभाव का प्रदर्शन करना होता है। फिर इंटर ऑपरेबिलिटी के अंतर्गत यह प्राकृतिक विज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान आदि से जुड़ी गतिविधियों के कारण इसकी प्रकृति बहुविषयक हो गई है। सद्भावना अर्जित करने के संदर्भ में इसमें आवश्यकता के समय करुणा प्रदर्शित करके लोगों के मध्य संबंधों का सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। यह आपदा राहत कूटनीति के इम्पोर्टेंस है। किसके क्षेत्र में? वैश्विक मान्यता में, शांति निर्माण के संदर्भ में, बेहतर क्षमताओं के संदर्भ में, प्रभाव के प्रदर्शन करने के संदर्भ में, सद्भावना अर्जित करने के संदर्भ में और इंटर कोऑपरेबिलिटी के संदर्भ में यह आपदा राहत कूटनीति के इम्पोर्टेंस है। आपदा राहत कूटनीति की इस कूटनीति में वैश्विक प्रयासों के हिस्से के रूप में भारत की स्थिति को देखते हैं। भारत की स्थिति जैसे आपदा रोधी अवसंरचना के गठबंधन के बारे में। आपदा रोधी इस अवसंरचना के लिए संरचना ने इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलेंट आइसलैंड स्टेट पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य अवसंरचना में संधारणीय विकास प्राप्त करने के लिए छोटे द्वीपीय विकासशील राष्ट्रों की सहायता करना है। भारत ने राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा में बिम्स्टेक मौसम और जलवायु केंद्र शुरू किया और इसका उद्देश्य बिम्स्टेक देशों और पर्यावरणीय और आपदा प्रबंधन में मदद करना है। बिम्स्टेक का अर्थ बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी में पहल है। इसके सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड आते हैं। आपदा रोधी अवसंरचना के लिए गठबंधन CDIR क्या है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी उत्पत्ति राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों व कार्यक्रमों, निजी क्षेत्र तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थाओं की एक वैश्विक साझेदारी है। इसकी शुरुआत 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य जलवायु और आपदा जोखिम के प्रति बुनियादी ढांचा प्रणालियों के लचीलेपन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पर केंद्रित है और इससे सतत विकास सुनिश्चित होगा। इसकी सदस्यता में वर्तमान में 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र शामिल हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य देश है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के अंतर्गत यह आता है कि यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए एक सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस जलवायु समझौते के तहत एक साझा कार्यक्षेत्र में कार्य करता है। यह CDRI के संदर्भ में है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब आपदा राहत कूटनीति की सीमाएं एवं जोखिम जैसे किस किस क्षेत्र में है? सीमित मानव और प्रौद्योगिकी संसाधन के संदर्भ में। सीमित दीर्घकालिक प्रभाव, जैसे इसका अल्पकालीन प्रभाव भी हो सकता है। उदाहरण के लिए 2015 में भूकंप आपदा में मदद के बाद भी भारत नेपाल के संबंधों में तनावपूर्ण बनी रहे। तीसरा, राजनीतिक और वित्तीय संघर्ष अक्सर आपदा से संबंधित गतिविधियों पर भारी पड़ सकता है। जैसे यही कारण है कि उपर्युक्त गतिविधियों के महत्वपूर्ण प्रभाव का कोई उदाहरण नहीं मिलता। उदाहरण के लिए 1999 के भूकंप के बाद तुर्की और ग्रीस के बीच सहायता का परिवेश दोनों देशों के मध्य व्याप्त अविश्वास के कारण इसकी पुरानी राजनीतिक दुश्मनी के सामने बेअसर हो गया था। फिर आता है सशक्त, सहबद्ध या द्विपक्षीय सहायता का खतरा विद्यमान रहता है। इसका अर्थ होता है कि ऐसी सहायता के माध्यम से भविष्य में आर्थिक और सैन्य सहयोग समझौते किए जा सकते हैं। आगे की राह में देखते हैं कि भारत ने ऑपरेशन दोस्त के तहत प्रयासों ने अपनी तेज और सक्षम प्रतिक्रिया की क्षमता का प्रदर्शन किया है। यह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपदा राहत का एक मानक कार्यकलाप के रूप में उभरी है। इसमें आपदा राहत कूटनीति के केवल दायरे और महत्व
में महत्व में वृद्धि होगी, इसलिए इसे निम्नलिखित के माध्यम से अधिक मजबूत करने की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत आते हैं जैसे क्षमता निर्माण। क्षमता निर्माण यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और अन्य संबंधित संगठनों को पर्याप्त जनशक्ति और प्रौद्योगिकी प्रदान करना। जापान के पास भूकंप सुनामी के पूर्व चेतावनी प्रणाली के लिए उन्नत सेंसर है, और वहीं अमेरिका के पास आपदा से संबंधित सुविधता के मानचित्रण के लिए उन्नत तकनीकी है। नासा इसरो सार या निशार मिशन का प्रक्षेपण 2024 में किया जाएगा। इस संबंध में महत्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध होंगे, जैसे आपदा प्रबंधन के सभी चरणों के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए बीच प्रभावी सहयोग के लिए आपदा राहत दीर्घकालिक बहुपक्षीय फ्रेमवर्क तैयार करना। यदि अन्य कूटनीतिक पहलों का अनुसरण करना असंभव होता है तो HADR पहलों को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करके मौजूदा कूटनीतिक प्रयासों की मजबूती करना, राजनीतिक वित्तीय संकटों को दूर करने के लिए विश्वास प्राप्त करना को बढ़ावा देना चाहिए, और इस प्रकार HADR पहलों के माध्यम से संबंधों में सुधार करना चाहिए। इसके संदर्भ में अब आता है भारत संयुक्त राज्य अमेरिका प्रौद्योगिकी भागीदारी के संदर्भ में। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों में महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकी के लिए एक पहल का उद्घाटन बैठक का नेतृत्व किया गया है। इस पहल के उद्घाटन के बैठक का नेतृत्व किया गया है। इसके अंतर्गत सेट जो नई उभरती प्रौद्योगिकी के लिए जो पहल स्टार्ट की गई है उसका क्या महत्व है, क्या अर्थ है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य एक एडवांस प्रौद्योगिकी का एक उपसमूह होता है। यह एक एडवांस प्रौद्योगिकी का एक उपसमूह होता है जो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित रूप से महत्वपूर्ण है। इसके कई क्षेत्र शामिल हैं, जैसे एडवांस, इसकी सूची के अंतर्गत देखते हैं कि इसमें देखो एडवांस कंप्यूटिंग शामिल है। एडवांस कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर एवं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर आता है एडवांस इंजीनियरिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आता है एडवांस इंजीनियरिंग, निर्देशित ऊर्जा इत्यादि आते हैं। वित्तीय प्रौद्योगिकी, हाइपरसोनिक्स आते हैं, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, नाभिकीय नवीनीकरण ऊर्जा और उन्नत परमाणु ऊर्जा, स्वचालित प्रणालियाँ या रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी इसके अंतर्गत आती हैं। इसके संदर्भ में इसमें आता है कि सेट जो एडवांस प्रौद्योगिकियों का एक समूह है वह किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संभावित रूप से इम्पोर्टेंट होता है, और इसके जो क्षेत्र है उसमें यह शामिल है। जो क्षेत्रों को जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस कंप्यूटिंग इत्यादि ये सभी आते हैं। इसके अधीन प्रमुख उपक्षेत्रों का एक समूह है जो उदाहरण के लिए सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि सहित उन्नत कंप्यूटिंग होती है। प्रौद्योगिकी के ये सेट निम्नलिखित में मदद करते हैं, जैसे देश और उसके लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, सभी के लिए आर्थिक अवसरों और समृद्धि का विस्तार करना, और एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित रखने और बढ़ावा देने के संदर्भ में इसको किया जाता है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका प्रौद्योगिकी भागीदारी और ICET के बारे में। प्रौद्योगिकी भागीदारी शुरुआती दिनों से ही भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। संबंधों के आधार पर यह 3 अलग अलग चरणों से होकर गुजरी है। ICET को लॉन्च करने की पहली घोषणा मई 2022 में की गई थी, और यह वैश्विक रणनीतिक भागीदारी के युग में भारत अमेरिका संबंधों में नेक्स्ट बिग थिंग के रूप में प्रचारित किया गया है। ICET का उद्देश्य दोनों देशों में सरकारों, व्यवसायों और शैक्षणिक संस्थाओं के बीच भारत संयुक्त राज्य अमेरिका की रणनीतिक प्रौद्योगिकी भागीदारी एवं रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना है एवं उनका विस्तार करना है। संस्थागत स्तर पर ICET का नेतृत्व US नेशनल साइंस फाउंडेशन तथा भारत का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को संयुक्त रूप से करते हैं। ICET के निम्नलिखित लक्ष्यों के संदर्भ में आता है कि दोनों देशों को विश्वसनीय प्रौद्योगिकी भागीदारी के रूप में स्थापित करना, और यह लक्ष्य प्रौद्योगिकी मूल्य श्रृंखलाओं का निर्माण करके वस्तुओं के सह विकास और सह उत्पादन के रूप में समर्थन करने को प्राप्त किया जाता है। यह एक स्थायी तंत्र के माध्यम से विनियामकी प्रतिबंधों, निर्यात नियंत्रणों और गतिशीलता संबंधी बाधाओं को दूर करना होता है, और एक ऐसे परिवेश का निर्माण करना जो देशों के बीच भागीदारी को मजबूत कर सके और साथ ही उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास और परिनियोजन को प्रतिबंधित करना है। यही उन प्रौद्योगिकियों पर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका भागीदारों को मजबूत करने पर केंद्रित है, जो वैश्विक समृद्धि को प्रेरित करे, आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाए तथा साझा राष्ट्रीय सुरक्षा हितों की रक्षा करें। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका प्रौद्योगिकी भागीदार का विस्तार करने और इसे गहरा करने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों में सरकारों, उद्योगों तथा शिक्षाविदों के बीच नई पहलें स्टार्ट की गई हैं।
इसके अंतर्गत कुछ पहले स्टार्ट की गई हैं। उन पहलों के अंतर्गत आता है, जैसे कुछ नई पहलें आती हैं, जैसे इसमें दिया गया है, कुछ नई पीढ़ी की हैं और कुछ नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत कराने के संदर्भ में। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे नवाचार इकोसिस्टम को मजबूत कराने के संदर्भ में इसकी क्या पहल है। यह एक संयुक्त भारत अमेरिका क्वांटम समन्वय तंत्र की स्थापना करेगा तथा हाइपर परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर आधारित सहयोग को बढ़ावा देगा। फिर आता है रक्षा क्षेत्र नवाचार और तकनीकी समन्वय के संदर्भ में। यह भारतीय और अमेरिकी रक्षा स्टार्टअप्स को जोड़ने के लिए एक नया इनोवेशन ब्रिज है। फिर आता है सेमीकंडक्टर की लचीली आपूर्ति श्रृंखला के संदर्भ में। यह सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के विकास सहित सेमीकंडक्टर की लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं पर द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाना होता है। अंतरिक्ष के संदर्भ में यह जो होता है, यह मानव अंतरिक्ष उड़ान पर सहयोग को मजबूत करना, वाणिज्यिक क्षेत्रों को सहयोग के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण की पहचान करना, ग्रह रक्षाओं को शामिल करने के लिए भारत अमेरिका असैन्य अंतरिक्ष संयुक्त कार्य समूह के एजेंडे को विस्तार किया गया। विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग और गणित आदि विषयों में, जैसे स्टेम आदि विषयों को प्रतिभाओं की खोज के संदर्भ में क्या पहल की गई है। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों की साझेदारी के लिए एक एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी और प्रमुख भारतीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक संयुक्त टास्क फोर्स का गठन किया गया। यह टास्क फोर्स स्टेम के क्षेत्र में टैलेंट और एक्सचेंज की शुरुआत करेगा। अगली पीढ़ी के दूरसंचार के संदर्भ में यह 5G और 6G में अनुसंधान और विकास पर उन्नत सहयोग, भारत के ओपन रैन की शुरुआत और अंगीकरण को सुगम बनाना इत्यादि इसके अंतर्गत की गई पहले हैं जो इसको मजबूती प्रदान करती हैं। तथा इसके अंतर्गत आता है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रौद्योगिकी की भागीदारी में क्या इंपॉर्टेंस है, इसके महत्व को देखते हैं। यह दुनिया में प्रौद्योगिकी को डिजाइन, विकसित और शासित तथा उपयोग करने वाले तरीकों को प्रभावित करके लोकतांत्रिक तकनीकी परिवेश बनाने में मदद करता है। यह एक मुक्त, खुली, सुरक्षित वैश्विक अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका की परस्पर समन्वय स्थापित करने में मदद करके सार्वभौमिक मानवाधिकारों के सम्मान की गारंटी देती है। यह भारत के औद्योगिक आधार को आधुनिकीकरण होगा तथा यह विशेष रूप से स्वदेशी रूप से उत्पादित जेट इंजनों, युद्ध सामग्री से संबंधित तकनीकों आदि के माध्यम से रक्षा आधार को आधुनिकीकरण होगा। फिर आता है महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों सह विकास सह उत्पादन में सहयोग के नए अवसर पैदा होंगे। सेट में निवेश करने के लिए परस्पर प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए भारत संयुक्त राज्य अमेरिका संबंधों की एक नई रणनीतिक गहराई देगा जो उनका विस्तार करेगी। अब आता है ICET के सफलता में आने वाली चुनौतियों के संदर्भ में। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका प्रौद्योगिकी भागीदारी में पिछली पहलों की सफलता सीमित है। ICET एक सीमित सफलता को समस्या को दूर कर सकती है और यह हालांकि कई घरेलू और वैश्विक चुनौतियों की प्रगति को सीमित कर सकती है, जैसे एक घरेलू चुनौतियां और विदेशी चुनौतियां। घरेलू चुनौतियों के अंतर्गत यह अनुसंधान और विकास पारितंत्र पर किया जाने वाला सार्वजनिक व्यय काफ़ी कम है, GDP का 0.7%। हमारे अपने सेट्स में डिजाइन करने और बनाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग का लाभ उठाने के लिए कुशल जनशक्ति तथा संसाधनों का अभाव है। भारत की रक्षा औद्योगिक परिषद में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों जैसी सरकारी एजेंसियों का वर्चस्व हो और इससे निजी क्षेत्र में संभावनाएं सीमित हो जाती हैं। विदेशी चुनौतियों के संदर्भ में आता है कि अमेरिकी शस्त्र निर्यात नियंत्रण अधिनियम प्राप्तकर्ता देशों पर प्रतिबंध लगाता है तथा भारत आत्मनिर्भर भारत अभियान पर अधिक फोकस कर रहा है, जबकि इसके विरुद्ध विदेशी औद्योगिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अधिक फोकस कर रहे हैं और ऐसे में भारत के हथियारों, ऊर्जा, नागर विमानन, परमाणु क्षेत्र आदि की प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने हेतु अपने ऑर्डर साइज को बढ़ाना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गहन भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा या प्रतिबद्धता का माहौल देखा जा रहा है और ऐसे में इस प्रतिबद्धता का क्षेत्रीय और वैश्विक प्रौद्योगिकी आपूर्ति सुरक्षा पर एक गंभीर प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए इसमें ICET से रूसी सैन्य हार्डवेयर पर भारत की निर्भरता को कम करेगी और इससे अमेरिकी सैन्य हार्डवेयर पर भारत की निर्भरता को बढ़ाएगी। भारत को दूरगामी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए अमेरिकी निर्माताओं या नीति समर्थनकर्ताओं की उच्च स्तरीय भागीदारी होगी। यह इसकी वैश्विक और चुनौतियां और घरेलू चुनौतियां हैं। आगे की राय में देखते हैं कि सरकारी एजेंसियां जैसे DRDO, DPSU इत्यादि और निजी उद्योग के बीच अधिक सहयोग को सुविधाजनक बनाने और सक्षम करने के लिए एक स्पेशल पर्पज व्हीकल का निर्माण करना चाहिए और इससे निजी क्षेत्र का रक्षा अनुसंधान और विकास के भंडार के रूप में विकास करने में मदद मिलेगी।
सीमित उच्च स्तरीय सहभागिता जैसे कि प्रशासनिक समस्याओं को का निम्नलिखित उपायों के जरिए समाधान करना। एक आईसीईटी एक सलाहकार परिषद या संचालन समिति का निर्माण करना चाहिए। दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की जानी चाहिए और इसके अलावा एनएससी को शामिल करने के लिए एक निगरानी तंत्र का गठन किया जाना चाहिए। सभी पहलों के सहयोग से 4-5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों को निर्धारित करके परिणाम उन्मुख वितरण प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए रक्षा, नवाचार, प्रौद्योगिकी के सहयोग, हथियारों सह निर्माण का कार्य करना चाहिए। अनुसंधान में विकास में वृद्धि करके भारत के अनुसंधान और नवाचार पारितंत्र को संवर्धित करना तथा निजी क्षेत्र के साथ संलग्नता सहित अकादमिक और सरकारी अनुसंधान विनिमय में वृद्धि करनी चाहिए। इसके संदर्भ में भविष्य के लिए राय हो सकती है और होगी और इसको लागू भी करना चाहिए कि ऐसा होगा तभी इसको सुदृढ़ तरीके से विकसित किया जा सकता है। अब आता है भारत और रूस के बारे में। भारत और रूस के बारे में हाल ही में भारत के और रूस के बीच हस्ताक्षरित मित्र और सहयोग संधि के 30 वर्ष पूर्ण हुए। जो भारत और रूस के बीच सहयोगपूर्ण संधि हुई थी उसके 30 वर्ष पूरे हुए। यह संधि 28 जनवरी 1993 को हस्ताक्षरित की गई थी। यह 28 जनवरी 1993 को हस्ताक्षरित की गई थी। इस संधि के प्रमुख प्रावधान के अंतर्गत आता है पहला प्रावधान शांति। शांति यह एक दूसरे की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना है। यह अंतर्राष्ट्रीय हथियारों की होड़ को रोकना और उनके प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण के तहत परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के सामान्य और पूर्ण निःशस्त्रीकरण के लक्ष्य को हासिल करना है। तथा मैत्री के संदर्भ में आता है मैत्री है दोनों पक्षों के उपनिवेशक और अवैध दावों की सभी रूपों तथा प्रकारों की निंदा करता है और इसके अंतिम तथा पूर्ण उन्मूलन के लिए दृढ़ संकल्पित है। दोनों देशों के हितों को प्रभावित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को नियमित संपर्क बनाए रखना तथा सहयोग के संदर्भ में आता है कि यह एक पक्ष को दूसरे पक्ष के साथ सशक्त संघर्ष में संलग्न किसी भी तीसरे पक्ष में कोई भी सहायता प्रदान करने से रोकने के लिए बाध्य होता है तथा यह समानता, पारंपरिक लाभ और मोस्ट फेवर्ड नेशन के वाले व्यवहार के सिद्धांतों के आधार पर आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में आपसी सहयोग को मजबूत और विस्तारित करना होता है। इससे अन्य संबंधित तथ्य में आते हैं कि 1993 में मित्रता व सहयोग की संधि ने भारत और सोवियत संघ या यूएसएसआर के बीच 1971 में संपन्न हुई शांति, मित्रता व सहयोग की संधि का स्थान लिया था। तो 1971 में शांति, सहयोग और मित्रता सहयोग संधि स्टार्ट हुई थी और 1993 में मित्रता एवं सहयोग संधि बनाई गई, जिसके प्रेजेंट में 30 वर्ष हुए हैं। अब उल्लेखनीय है कि 1991 में संयुक्त संघ के विघटन के बाद 1971 में यह संधि समाप्त हो गई थी। यह संधि भारत के गुट निरपेक्षता की नीति के लिए एक उल्लेखनीय प्रस्थान के रूप में देखी जाती है। 1971 की संधि वास्तव में अनाक्रमण की संधि या युद्ध के खिलाफ शांति की संधि थी। इसमें शांति, मित्रता और सहयोग पर अन्य प्रावधानों के साथ सुरक्षा खंड के अनुच्छेद 9 को भी शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की रणनीतिक स्वायत्तता तथा स्वतंत्र कार्यवाही को मजबूत करना है। 1993 की संधि 1971 की संधि का एक संशोधित संस्करण है जो किसी भी पक्ष को अन्य देशों की आक्रामकता का सामना करने की स्थिति के संदर्भ में किसी भी प्रकार के सुरक्षा खंड को शामिल नहीं किया जाता। भारत रूस संबंधों का इसका आधार एवं विकास के संदर्भ भारत रूस के बीच दीर्घकालिक व समय परीक्षित साझेदारी बहुपक्षवाद, साझा हितों तथा वैश्विक शांति और समृद्धि से प्रेरित है। यह निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन करता है। पहला, आपसी विश्वास। दूसरा, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और मूल राष्ट्रीय हितों का सम्मान। तीसरा, युद्ध और शांति के सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों के हितों का संरक्षण। और वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री और रूसी राष्ट्रपति के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत रूस साझेदारी में उच्चतम संस्थागत संवाद के रूप में कार्य करता है। रक्षा और भारत और सहयोग के मुख्य क्षेत्र और उसके महत्व के बारे में पहला आता है, जैसे भारत और रूस के सहयोग के मुख्य क्षेत्र उनके महत्व के बारे में पहला क्षेत्र आता है रक्षा और सुरक्षा के संदर्भ में। यह रूस भारतीय सशस्त्र बलों के लिए रक्षा उपकरणों का प्रमुख आपूर्ति करता है। यह दोनों देशों में उन्नत रक्षा उपकरणों में संयुक्त अनुसंधान, विकास, उत्पादन में संलग्न है और इसका उदाहरण ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली है। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय सहयोग के बारे में। रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता के लिए भारत के दावे का समर्थन करता है। व्यापार और आर्थिक सहयोग के संदर्भ में 2022 में रूस ने रियायती तेल की बढ़ती खरीद के कारण भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार में $25 बिलियन का
का द्विपक्षीय व्यापार पहुंच गया। सहयोग के अन्य क्षेत्र में आते हैं जैसे परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में अप्रसार के संबंध में भारत में त्रुटिहीन रिकॉर्ड ने परमाणु ऊर्जा में शांतिपूर्ण उपयोग के लिए साझेदारी को मजबूत किया है। फिर आता है अंतरिक्ष सहयोग के संदर्भ में, यह रूस ने शुरुआती दिनों से ही भारत के अंतरिक्ष सहयोग का कार्यक्रम का समर्थन किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, इस क्षेत्र में भारत व रूस के बीच संबंध को आधारभूत विज्ञान के साथ साथ विश्वविद्यालयों के रूसी भारतीय नेटवर्क तथा आर्कटिक तथा अंटार्कटिक अनुसंधान आदि क्षेत्रों को विस्तारित किया। इसमें भारत रूस संबंधों का कालक्रम देखते हैं कि 1993 से कैसा रहा है। 1993 में मैत्री सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किए। फिर 2000 में भारत रूस रणनीतिक साझेदार दर घोषणा की गई तथा इसके बाद वार्षिक रूप से भारत रूस शिखर सम्मेलन की शुरुआत की गई। 2010 में रणनीतिक साझेदारी को विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के स्तर को बढ़ाया गया और 2021 में आपसी हित के रणनीतिक तथा रक्षा संबंधी मुद्दों को कवर करने के लिए एक पहली भारत रूस 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता आयोजित की गई और 2022 में रूस के साथ व्यापार के लिए रुपया रूस प्रणाली के पुनरुद्धार किया गया और इसके पहली बार 1993 में यूएसएसआर के साथ परिकल्पित किया गया था। इसके संदर्भ में अब देखते हैं इसकी चुनौतियां क्या हैं। जैसे भारत रूस संबंधों में क्या क्या चुनौतियां, जिसके क्षेत्र में आर्थिक चुनौतियां भी आती हैं। आर्थिक चुनौतियां वर्तमान में दोनों देशों के बीच उच्च व्यापार घाटे की स्थिति में या विनियामकीय बाधाओं तथा रूस और फाइटो सैनिटरी मानकों तथा गैर प्रशुल्क बाधाओं का उपयोग इसमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए रूस द्वारा भारत में निर्यातित चाय को फल और सब्जी के रूप में वर्गीकृत किया गया और इसके लिए फाइटोसैनिटिक मानकों से संबंध प्रतिबंधों में वृद्धि हुई। फिर आता है रक्षा चुनौतियों के संदर्भ में, भारत को रक्षा अनधिनिकीकरण, विविधीकरण और काटसा के तहत CAATSA के तहत संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका के प्रतिबंधों से बचने के लिए रूस ने अपनी रक्षा आपूर्ति को कम करने की आवश्यकता है। बढ़ती विश्व अर्थव्यवस्था, भूसामरिक हितों का विस्तार, पश्चिम और की ओर स्वाभाविक झुकाव, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। काटसा के बारे में यह काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सेक्शंस एक्ट को 2017 को अधिनियमित करता है या यूएसए ने इसके एक्ट को 2017 में अधिनियमित किया था। यह 3 देशों रूस, ईरान, नॉर्थ कोरिया पर प्रतिबंध लगाने पर पारित किया गया था। यह 3 देशों में व्यापारिक संबंध रखने और देशों के बीच प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है। जैसे उदाहरण के लिए भारत को S-400 रूस से S-400 वायु रक्षा प्रणाली की खरीद पर यह प्रतिबंधों की चेतावनी दी गई है। भविष्य के लिए क्या क्या इसमें सुधार हो सकते हैं और क्या क्या इसको किया जाना चाहिए, कार्यों को किया जाना चाहिए जिससे इसकी हमेशा के लिए स्थिति मजबूत रहे। और जैसे उच्च व्यापार घाटे के साथ सीमित आर्थिक मुद्दों को दूर करने के लिए दोनों देशों द्वारा व्यापार का विविधीकरण किया जाना चाहिए। और रूस ने संभावित निर्यात के लिए भारत में 500 उत्पादों की सूची भेजी है और यह कदम दोनों देशों के मध्य व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। फिर आता है व्यापार और निवेश के संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए निजी क्षेत्रों की भागीदारी को बढ़ावा देना, द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों के सहयोग को व्यापक बनाने के लिए उन्नत हथियारों के संयुक्त विकास और सह उत्पादन के माध्यम से रक्षा आपूर्ति के आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए तथा अधिक नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों जैसे ब्रिक्स और SCO आदि पर बहुपक्षवाद, बहुध्रुवीयता का समर्थन किया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में अब पढ़ते हैं भारत और कतर संबंधों के बारे में। सुर्खियों में क्यों रहा है? भारत और कतर संबंधों के बीच राजनयिक संबंधों के बीच 50 वर्ष पूरे हुए और 1973 में राजनयिक संबंधों की स्थापना की गई थी। भारत कतर संबंध के बारे में पढ़ते हैं कि यह कब शुरू हुए थे और इसकी अवस्थिति के बारे में देखते हैं कि कतर कहाँ पर स्थित है। यह इसकी अवस्थिति फारस की खाड़ी में पश्चिमी तट पर स्थित है। यह फारस की खाड़ी में यह पर्शियन जो गल्फ है इसके पश्चिमी तट पर यह स्थित है तथा यह स्थित है यहाँ पर पर्शियन गल्फ होगा। इसकी सीमाएं सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करती हैं। इसकी सीमाएं जो होती हैं सऊदी अरब के साथ सीमा साझा करती हैं। राजनीतिक संबंधों में 50 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में जैसे कतर ने पहली बार 2002 में इस्लामिक सहयोग संगठन में को विदेशी मंत्रियों की बैठक में भारत को पर्यवेक्षक का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा था। 2008 में भारत कतर सहयोग रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 2012 में हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग समझौते के प्रावधानों के तहत दोनों पक्षों के बीच नियमित
सांस्कृतिक आदान प्रदान की शुरुआत हुई थी और वर्ष 2019 में भारत कतर संस्कृति वर्ष 2 के रूप में मनाया गया था और 2021 में कतर भारत का तरलीकृत प्राकृतिक गैस का प्राथमिक आपूर्तिकर्ता था, जो देश के एलएनजी के सबसे आपूर्तिकर्ता में से एक रहा है। अब आता है सहयोग के क्षेत्र में, जैसे भू राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा सुरक्षा, सांस्कृतिक सहयोग, रक्षा और सुरक्षा, लोगों से लोगों के लिए, संयुक्त नौसेना अभ्यास और अर्थव्यवस्था एवं व्यापार के संदर्भ में। जैसे सहयोग के क्षेत्र में जो भू राजनीतिक सहयोग देखते हैं कि कतर मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण भागीदार और एक अरब जगत में से एक प्रभावशाली शक्ति है। ऊर्जा सुरक्षा के संदर्भ में यह गैर व्यापार दोनों गैर प्यार यह गैस व्यापार दोनों देशों के आर्थिक संबंधों की आधारशिला है। आर्थिक संदर्भ में यह कतर का भारत को प्रमुख निर्यात है, जैसे एलपीजी, एलएनजी, कच्चा तेल, कार्बनिक और कार्बनिक रसायन और उर्वरक आदि आते हैं। सांस्कृतिक संबंध में जैसे योग, आयुर्वेद में और संयुक्त नौसेना अभ्यास में जैर अल बहर। अर्थव्यवस्था एवं व्यापार में इसमें 2021-22 में कतर के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 15.03 अरब डॉलर का था। भारत और कतर के संदर्भ में देखते हैं कि कतर को भारत का निर्यात 1.83 बिलियन डॉलर रहा तथा कतर से भारत का आयात 13.19 बिलियन डॉलर रहा। इसके संदर्भ में रहा। भारत और कतर के बीच संबंधों के विकास में चुनौतियां, जैसे खाड़ी राजनीतिक संकट जो 2017 से 2021 तक चला। इसमें कतर में राजनयिक संकट पैदा होने से अरब खाड़ी के देशों के साथ भारत के संबंध जटिल हो गए थे। मानवाधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में जब फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की तैयारी में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर आरोप लगाया गया था। चीन की मौजूदगी, चीन ने 2022 में कतर के साथ एलएनजी की आपूर्ति के लिए 27 वर्षों पर हस्ताक्षर किए। उसके संदर्भ में इसके अन्य मुद्दे, जैसे कतर के अधिकारियों ने सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना कर्मियों को लंबी हिरासत में रखा। उसके संदर्भ में यह मुद्दे होते हैं जो चुनौती के रूप में उभरे हैं। अब आता है आगे की राय में देखते हैं कि डायस्पोरा की सुरक्षा होनी चाहिए, कि भारत को कतर में भारतीय प्रवासी कामगारों की सुरक्षा के लिए वार्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए और ज्ञातव्य है कि इसमें कई श्रम व्यवहार के अलग अलग रूपों का सामना किया है। ऊर्जा संक्रमण के क्षेत्र में, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी में और लोगों के मध्य संपर्क के संदर्भ में है। और अगर इस तरीके से ये कार्य होते हैं तो विकास की संभावना मौजूद रहेगी और ये संबंध गंभीर राजनीतिक संकट के दौरान भी मजबूत और लचीले सिद्ध हुए हैं। इसके संदर्भ में अब आते हैं संक्षिप्त सुर्खियों के बारे में पढ़ते हैं कुछ सुर्खियां, जैसे शिकागो कन्वेंशन में शिकागो सम्मेलन में संशोधनों से संबंधित प्रोटोकॉल के संदर्भ में देखते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल शिकागो कन्वेंशन में संशोधनों से संबंधित 3 प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि की है। यह अभिपुष्टि भारत के अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन से संबंधित मामलों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए बेहतर अवसर है। इसके अंतर्गत 3 प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि की गई है। पहला, शिकागो कन्वेंशन के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत BIA सम्मिलित करने के लिए प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल उड़ान भरने रहे नागरिक विमानों के खिलाफ हथियारों के इस्तेमाल करने के सदस्यों को रोकता है। और दूसरा, शिकागो कन्वेंशन के अनुच्छेद 50A के तहत संशोधन के लिए प्रोटोकॉल, और यह प्रोटोकॉल 36 सदस्यों की इसमें जो देश थे सदस्यों की संख्या थी उसे 40 कर दिया गया है। इस संशोधन के तहत तो शिकागो कन्वेंशन के अनुच्छेद 56 के तहत संशोधन है प्रोटोकॉल में इसमें सदस्यों की संख्या नेविगेशन के क्षेत्र में 18 से बढ़ाकर 21 कर दी गई है। ICAO के बारे में, ICAO यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 1947 में की गई थी। यह अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कन्वेंशन ने ICAO के उद्देश्य को निर्धारित किया था। यह हवाई मार्ग में अंतर्राष्ट्रीय परिवहन की अनुमति देने वाले सिद्धांतों का तकनीकी समन्वय है, जिसमें 193 देश है, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है, जिसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अब दूसरा टॉपिक आता है भारत और जर्मनी के बारे में। भारत जर्मनी नवाचार प्रौद्योगिकी को सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए। इसका उद्देश्य मानवता का लाभ उठाना है तथा यह सहयोग दोनों देशों के साझा लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सार्वभौमिक मानवाधिकारों के प्रतीक सम्मान से दृढ़तापूर्वक निर्देशित है। दोनों देशों ने 1974 में वैश्विक अनुसंधान और तकनीकी विकास के सहयोग में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत प्रौद्योगिकी अनुसंधान एवं नवाचार के आपसी सहयोग को संस्थागत रूप से दिया है। भारत जर्मनी की प्रमुख पहलें, जैसे हरित सतत और विकास साझेदारी के संदर्भ में, यह दोनों देशों में 2022 में इस पर सहमत हुए तथा इसे जर्मनी भारत को 2030 तक 10 बिलियन यूरो अतिरिक्त विकास सहायता प्रदान करेगा, जिसका उद्देश्य भारत की हर विकास योजनाओं को समर्थन देना है।
फिर दूसरी पहल आती है भारत जर्मनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के केंद्र के रूप में यह अत्याधुनिक विनिर्माण, एम्बेडेड सिस्टम, सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सतत ऊर्जा एवं पर्यावरण जैसे राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं में सहायता प्रदान करना। क्षेत्रीय विकास सहयोग के संदर्भ में यह दोनों देशों के बीच सहमत हुए 2022 में सहमत हुए थे तथा भारत जर्मनी किसी तीसरे देश की विकास परियोजना में सहायता प्रदान करेगा। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में यह 2022 में इंडो जर्मन ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन किया गया था और यह भारत का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग हाइड्रोजन ऊर्जा क्लस्टर स्थापित कर रहा है। इससे जर्मनी में फ्राउनहोफर गैसेलफॉर्स्ट भी डीएसटी के सहयोग दे सकता है। अब आता है व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के संदर्भ में। यह भारत और यूरोपीय संघ अपने संबंधों में रणनीतिक भागीदारी के रूप में मजबूत करते हैं। यह निम्नलिखित विषयों पर भारत यूरोपीय संघ के अंतर्गत 3 कार्य समूह गठित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत पहला कार्य समूह आता है रणनीतिक प्रौद्योगिकी, डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल कनेक्टिविटी। दूसरा आता है हरित और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियां और तीसरा आता है व्यापार, निवेश और लोकशील मूल्य श्रृंखला आती है। टीसीसी ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल एक रणनीतिक समन्वय तंत्र होता है। यह दोनों भागीदार देशों के बीच व्यापार, विश्वसनीय प्रौद्योगिकी और सुरक्षा संबंधी गठजोड़ों में चुनौतियों से निपटने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा यह देश क्षेत्रों में भारत यूरोपीय संघ में द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूती प्रदान करता है और भारत के लिए इस प्रकार का यह पहला तंत्र है जो संयुक्त राज्य अमेरिका यूरोपीय संघ व्यापार प्रौद्योगिकी परिषद के बाद यूरोपीय संघ के लिए दूसरा तंत्र विकसित हुआ है और भारत यूरोपीय संघ में टीटीसी को अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। अब आता है फैब 4 या चिप 4 के बारे में, चिप 4 अलायंस के बारे में। यह अमेरिका की नेतृत्व वाली फैब 4 सेमीकंडक्टर अलायंस की पहली बैठक है और यह सेमीकंडक्टर का निर्माण वाले विश्व के शीर्ष देशों का समूह है। इस समूह में ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया आते हैं और इस समूह में अमेरिका ने 2022 में प्रस्तावित किया था, जिसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा और लचीलापन बढ़ाना है, जिसका वास्तविक लक्ष्य चीन के विनिर्मित चिप्स का दुनिया की निर्भरता को कम करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने क्रिप्टो परिसंपत्ति की कार्य योजना की शुरुआत की है। IMF कार्य योजना क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्तियों के उपयुक्त नीतिगत उपायों करने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करती है और यह बाली फिनटेक एजेंडा रेखांकित करती है। यह एजेंडा IMF और विश्व बैंक ने 2018 में लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति के अवसरों को लाभ उठाना है। अब आता है वित्तीय कार्यबल ने यूक्रेन युद्ध से लेकर रूस की सदस्यता निलंबित की है। सदस्यता निलंबित होने के पीछे के बावजूद भी रूस FATF की सदस्य बना हुआ है। हालांकि वह इसकी बैठक में शामिल नहीं हो सकता, ना ही इसकी दस्तावेज प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा FATF में बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार और उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार को अपनी सूची में भी अपडेट किया गया है। ईरान और उत्तर कोरिया के साथ म्यांमार को ब्लैक लिस्ट में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, तुर्की, जॉर्डन, दक्षिण अफ्रीका और 20 अन्य राष्ट्रों को ग्रे लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया। FATF की सूचियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ग्रे लिस्ट के अंतर्गत इस सूची में ऐसे देशों को शामिल किया जाता है जो मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विनाश के हथियार के रूप में वित्त पोषण को रोकने और अपनी शासन व्यवस्था को में निहित रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए FATF के साथ सक्रिय रूप से काम कर रहा है। फिर आता है ग्रे लिस्ट में शामिल देशों को निम्नलिखित सामना करना पड़ता है। इसके अंतर्गत क्या IMF, विश्व बैंक आदि संगठनों से आर्थिक प्रतिबंधों का, IMF विश्व बैंक के ऋण प्राप्त करने में समस्या का, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में गिरावट का, और अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार आदि का। अब आता है ब्लैक लिस्ट उन देशों की सूची को कहा जाता है जिनमें FATF में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के वित्त पोषण और सामूहिक विकास के हथियारों के प्रसार में वित्त पोषण निपटने के वैश्विक प्रयासों में सहयोग नहीं करने को मानता है। इसके संदर्भ में अब पढ़ते हैं पेरिस क्लब के बारे में। पेरिस क्लब श्रीलंका को ऋण संकट से उबारने में मदद करेगा। पेरिस क्लब कर्जदाता राष्ट्रों का एक अनौपचारिक समूह होता है जिसका उद्देश्य कर्जदार राष्ट्रों द्वारा सामना करने वाली भुगतान संबंधी समस्याओं को व्यवहारिक समाधान खोजना होता है। इसमें वर्तमान में 22 सदस्य देश हैं और 22 सदस्य देश हैं जिसमें भारत और चीन इसके सदस्य देश नहीं हैं। इंक्लूसिव फोरम ऑन कार्बन मिटिगेशन अप्रेजल के बारे में हाल ही में IFCMA का उद्घाटन का बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में भारत ने भी हिस्सा लिया।
यह बैठक OECD द्वारा प्रस्तावित एक मंच है जिसका लक्ष्य उत्सर्जन में कमी प्रयासों में वैश्विक प्रयास को बेहतर बनाने में मदद करता है तथा IFCA में यह कार्य बेहतर डेटा और सूचना साझाकरण तथा साक्ष्य आधारित पारंपरिक लर्निंग आदि माध्यम से संपन्न होगा, जिसका उद्देश्य समन नीति के साधनों का विश्लेषण करना होता है। अब आता है ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में। इसको ग्लोबल इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 के दौरान भारत में लॉन्च किया गया। यह अलायंस G20 की अध्यक्षता के तहत स्वच्छ मोबिलिटी विकास विकल्प के रूप में जैव ईंधन के विकास और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक अनुकूल इकोसिस्टम निर्माण करने में मदद करता है। यह प्रमुख हितधारकों अमेरिका, ब्राजील, यूरोपीय संघ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी आदि इसमें शामिल हैं। अब आता है न्यू स्टार्ट या सामरिक शस्त्र कटौती संधि के बारे में। रूस ने न्यू स्टार्ट में अपनी भागीदारी स्थगित करने की बात कही है। यह अमेरिका के साथ रूस का एक अंतिम शेष प्रमुख सैन्य समझौता है। न्यू स्टार्ट अमेरिका और रूस के बीच एक संपन्न समझौता है जो सामरिक आक्रामक हथियारों की संख्या को सीमित किया गया है। यह 2011 में लागू हुआ था और इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय महाद्वीपीय श्रेणी के परमाणु हथियारों को कुछ सीमाएं आरोपित की गई हैं। अब आता है जहाज़ों के लिए सुरक्षा का अंतर्राष्ट्रीय कोड, जहाज इंटरनेशनल कोड ऑफ सेफ्टी फॉर शिप। इसके लिए IMO ने औद्योगिक कर्मियों के आवागमन में शामिल जहाज़ों के लिए नया अनिवार्य कोड जारी किया है और इस कोड को 1 जुलाई 2024 से यह लागू होगा। यह कोड IMO एक संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी की सुरक्षा और संरक्षा के उपायों को उत्तरदायी है तथा वर्तमान में इसमें 174 देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है। अब आता है जयपुर घोषणा के बारे में। जयपुर घोषणा हाल ही में 18वीं UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया गया। रेलवे सुरक्षा बल इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे ने संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इस कांग्रेस के दौरान जयपुर घोषणा पत्र का अपनाया गया। यह घोषणा पत्र UIC के लिए कार्यवाही योग्य एजेंडे की रूपरेखा तैयार करता है और यह एजेंडा अभिनव दृष्टिकोणों का पता लगाएगा जो वैश्विक रेलवे संगठनों को सुरक्षा और रक्षा के उनके दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसका मुख्यालय पेरिस में है और यह रेल परिवहन तथा उससे जुड़े अनुसंधान, विकास और संवर्धन के लिए रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला विश्व स्तरीय पेशेवर संघ है। यहाँ पर यह हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड टॉपिक फिनिश होता है। और भी इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।